हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे पथ के प्रण बैच में स्पेशल हिंदी की क्लास में मैं संदीपन गुरु आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफ़र में चलते रहते हैं। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उसमें खरगोश हार क्यों जाता है? क्योंकि वह कुछ दूरी चलने के बाद आराम करने लगता है। ठीक है। और वैसे भी कहा गया है कि आराम हराम है। महात्मा गांधी ने कहा था इस बात को। और कछुआ लगातार चलता रहता है, आखिर में वो जीत जाता है। तो हमें लगातार चलना है, क्योंकि परीक्षा केवल 1.5 महीने बचे हैं। अगर हम उसमें बात करें, लगभग 40 दिन आप मान के चलिए, 1 महीने सितंबर में और 10 दिन आप अक्टूबर में मान लीजिए। क्योंकि 10 तारीख के बाद पढ़ाई नहीं करना आपको। इसके बाद जो 2-3 दिन रहेगा आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको नई चीज़ें नहीं सीखना है, क्योंकि आप नई चीज़ें सीखेंगे तो पुरानी तो ऑलरेडी फारगेट हो जाएंगी, उसे आप भूलते जाएंगे। तो हमें 10 तारीख के बाद नई चीज़ें नहीं सीखनी है, 10 अक्टूबर के बाद। ठीक है। बस नोट्स वगैरह देख लेना है, थोड़ी चीज़ें रिवीजन कर लेनी है पुरानी चीज़ें। तो अगले ये 40 दिन आपके कैसे होने वाले हैं, आपको कितना पढ़ना है। अगर हम बात करें क्लास शुरू करने से पहले, बस 2-3 मिनट में आपका लेना चाहूँगा। इसके बाद हम हिंदी की क्लास शुरुआत करेंगे, बस 2-3 मिनट। तो क्लास को करना कैसे है, हमें कितना पढ़ना है, सबसे ज़रूरी बात। हमें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, और अगले 40 दिन तक लगातार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अगर हम बात करें पेट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कहें, या फिर अच्छे अंक लाने के लिए, आपको टोटल 300 घंटे पढ़ने हैं। और आपके पास दिन कितने हैं? 40 दिन। आपको 300 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि जो ये सेगमेंट है, टोटल जो परीक्षा का जो सिलेबस है वो 15 भागों में डिवाइड है। आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और आपको एक सब्जेक्ट पर कम से कम 20 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट पर 20 घंटे। अगर आप एक सब्जेक्ट पे 20 घंटे देते हैं तो 15 सब्जेक्ट हैं, 15 दूना 30, 300 घंटे अगर आप देते हैं, ऑन एवरेज 300 घंटे देते हैं, तो आप परीक्षा में केवल उत्तीर्ण ही नहीं होंगे, बल्कि अच्छे नंबर जिसकी हम कामना करते हैं वो भी आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को आपको 20 घंटे देना है। आप इसे कैसे दे सकते हैं? 300 घंटे आप कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर हम बात करें, आपको रेगुलर कम से कम एक दिन में आपको 8 घंटे। ठीक है। एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 10 दिन में 80 हो जाएगा। ठीक है। 10 दिन में 80 घंटे हो जाएंगे। 20 दिन में कितना हो जाएगा? 160। ठीक। 30 दिन में कितना हो जाएगा? 240 घंटे। 40 दिन में कितना हो जाएगा? 320 घंटे। और 5 दिन और आपके पास बचेंगे, 45 दिन टोटल हैं। तो 45 दिन में हो जाएंगे टोटल 360 घंटे। 5 दिन में 40 घंटे और ऐड हो जाएंगे, टोटल 360 घंटे। अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास 360 घंटे अभी बचे हुए हैं, और आप परीक्षा में अच्छे कर सकते हैं। 60 घंटे तो एक्स्ट्रा हैं आपके पास। ठीक है। जो चीज़ें आपकी ज़्यादा कमज़ोर हैं उसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएंगी। तो ठीक है, 360 घंटे आपके पास बचे हैं। आप कहेंगे 8 घंटे कैसे पढ़ेंगे, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। आपके पास 24 घंटे हैं। जो एक टॉपर होता है, जो क्लास में टॉप करता है, जो परीक्षा में टॉप करते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। और जो बच्चा फेल हो जाता है उसके पास भी 24 घंटे हैं। समय सबको बराबर मिला हुआ है। तो कैसे एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा फेल हो जाता है? आपके पास 24 घंटे हैं। मैं कहता हूँ आप 8 घंटे सो लीजिए। 8 घंटे, 8 घंटे की नींद लीजिए। फिर भी आपके पास बचेंगे 16 घंटे। 8 8 16, 8 तिरक 24। 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं, आपके पास 16 घंटे बचते हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो फिर भी आपके पास 8 घंटे बचेंगे। ठीक है। 8 घंटे आप नींद लीजिए, भरपूर नींद। ठीक है। फिर 8 घंटे आपके पास जो बचे हैं, आप इसमें, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको खाना भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। आपको खाना बनाना पड़ेगा। सुबह 2 घंटे खाना बनाने खाने में लग जाएगा, 2 घंटे शाम को लग जाएगा, 4 घंटे आपका ऐसे हो गया। और आप
समय आप कहाँ करेंगे? 2 घंटे खाना बनाने खाने में लग गया, 8 घंटे आप सो लिए, ठीक है, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। अगर आप 1-2 घंटे बाबू सोना से बात भी कर लेते हैं, जाहिर सी बात है आप लोग करते भी होंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है उन्हीं से बात करो, आप घर घर पे बात कर सकते हो, कहीं बात कर सकते हो, मतलब फ़ोन वगैरह को टाइम दे सकते हो थोड़ा बहुत, वैसे देना ठीक नहीं है ऐसे समय में। तो 4 घंटे आपके पास बचते हैं फालतू काम करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। इसके बाद भी आपके पास 8 घंटे का टाइम है कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ते हैं, प्रतिदिन 7 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 45 दिन में अगर आप 7 घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे तो टोटल 315 घंटे हो जाएंगे। आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए केवल 300 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की क्लास भी है ये। और इसके बाद हम कुछ एक दो बातें और बेसिक बता देते हैं। हिंदी की क्लास प्रतिदिन 8 बजे डेली, ठीक है, डेली 8 बजे, ठीक है, डेली 8 बजे सुबह, प्रतिदिन हिंदी की क्लास डेली 8 बजे आपको सुबह मिल जाएगी। और अगले 20 दिन में, अगले 20 दिन में, ठीक है, अगले 20 दिन में हिंदी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगले 20 दिनों में हिंदी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अगले 20 दिन तन मन धन से पूरे कंसंट्रेट होके क्लास को अगर अटेंड करते हैं तो 15 नंबर की हिंदी आनी है, ठीक है, 15 मार्क की, 15 नंबर की हिंदी आनी है। आप इस 15 नंबर में टोटल 15 नंबर आप पाएंगे। आप जब परीक्षा दे के आएंगे तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस वही हैं, वही रहेंगे जो आपको पढ़ाया गया है। वो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप 20 दिन की क्लास अगले 20 दिन लगातार, कितनी देर पढ़ना है अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है, 40 मिनट की क्लास, 35 मिनट की, 40 मिनट की, 30 मिनट की। तो टोटल अगर 20 दिन आप पढ़ते हैं तो कितने घंटे पढ़ेंगे? ठीक है, लगभग 12 घंटे, 13 घंटे की क्लास होने वाली है टोटल, क्योंकि एक क्लास का जो ड्यूरेशन है 40 मिनट 45 मिनट लगभग रहेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, ठीक है, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज पढ़ना क्या है? आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन संधि को पढ़ने के लिए बिना वर्णमाला के आप संधि समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है संधि तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आप कहेंगे ये क्या पढ़ाया जा रहा है। तो संधि को समझने के लिए सबसे पहले वर्णमाला को समझना जरूरी है। वर्णमाला में उतना ही समझेंगे जितना संधि के प्रोस्पेक्ट से जरूरी है, जितना संधि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के प्रकार, वर्ण क्या होता है, ठीक है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, स्वर की मात्राएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये स्वर के बारे में इतनी ही जानकारी लेंगे। बहुत सी जानकारी हैं जिसे हम नहीं लेंगे, जैसे स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद, जिह्वा की दृष्टि से, ठीक है, और कई सारी जानकारी हैं जिन्हें हम छोड़ देंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम व्यंजन में पढ़ेंगे। व्यंजन में वर्गीय व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन में वर्ण विस्तार, ठीक है। हम वर्ण विस्तार के टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि वर्ण विस्तार ही है जो संधि में सहायक होता है। तो वर्ण विस्तार क्या है, वर्णमाला में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से अगर सारी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो कोई बात नहीं, क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप क्लास देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का क्लास वर्णमाला।
वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि वर्णमाला है क्या। तो अगर किताब की दृष्टि से हम बात करें, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। फिर आपके मन में दूसरा क्वेश्चन उठेगा, सर ये वर्ण क्या होते हैं? आपके मन में तुरंत दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण। ठीक, तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अब अक्षर क्या होते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं? जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, कमल। ठीक, कमल। तो कमल कितने अक्षर से मिल के बना है? का से बना है, माँ से बना है और ला से बना है। ठीक है, तो ये जो एक एक अक्षर है, ये 3 अक्षर से मिलके बना है। इन्हीं अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगर वर्ण की बात हम करें, ये तो समझ में आ गया, इन्हीं अक्षरों को वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला, अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। जब हम इसे व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे कि आपने फूल देखा होगा, तो आप फूल को क्या समझ लीजिए? वर्ण। ठीक है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल क्या है? एक वर्ण है। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं तो फूल ही देते हैं। वो दरअसल फूल बनाने के लिए फूल देते हैं। फूल बनाने के लिए मतलब मूर्ख बनाने के लिए हम फूल देते हैं। तो ऐसा ही है, समाज में ऐसा ही है। तो ठीक है, तो फूल क्या है? फूल जब हम देते हैं, सामने वाले को प्रपोज करते हैं, तो उसे फूल बनाने के लिए देते हैं। तो फूल क्या है? सिंगल रहता है। ठीक है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उन्हें एक माला पहनाई जाती है, फूलों से बनी हुई माला। तो वैसे ही वर्णों से बनी हुई माला, यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? ठीक है, फूलों से बनी हुई माला। फूलों से बनी हुई माला। तो ऐसे ही वर्ण और वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो कहलाती है वर्णमाला। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्ण के प्रकार, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक स्वर होता है, स्वर। ठीक, एक होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, हम इसे समझ लेते हैं। स्वर, अगर हम किताब की दृष्टि से बात करें, पढ़ने की दृष्टि से बात करें, तो स्वर होता है जो स्वतंत्र होते हैं, जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये तो कोई किताब की दृष्टि से। अब इसे हम ऐसे समझ लेते हैं, स्वर क्या होता है? स्वर दरअसल होता है सिंगल, सिंगल। ठीक है, ये स्वर जो होता है वो सिंगल होता है। सिंगल कैसे होता है, हम बताते हैं। स्वर जो होता है ये सिंगल होता है, जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ये क्या है? ये सिंगल है, इनकी शादी नहीं हुई है। और जो व्यंजन होता है, ठीक है, जो व्यंजन होता है ये शादीशुदा होते हैं। जैसे हम अगर का की बात करें, ठीक है, तो ये शादीशुदा क्यों होते हैं? क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, ये अकेले नहीं हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनमें स्वर छुपा हुआ है। स्वर छुपा कहाँ है? ठीक है, इसमें जब हम का उच्चारण करते हैं तो का उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण होता है लास्ट में। तो सही व्यंजन होता है जब हम इसमें हलंत लगाते हैं, तो ये इसकी सही स्थिति है और इससे हम आ निकाल देते हैं। ठीक है, असली का ये है और आ को मिला के तब ये बनता है का। ठीक है, ऐसे ही खा है, ये हलंत लगा और इसमें से आ निकल गया। ठीक है, अगर खा है, ठीक है, और इसमें हम आ को जोड़ते हैं तब ये खा बनता है। ठीक है, तब जाके ये बनता है। तो दरअसल ये शादीशुदा है और ये इसकी अर्धांगिनी है। ठीक है, अगर अर्धांगिनी चली जाएगी, ये अकेला रह जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये काम का तब रहेगा जब इसकी अर्धांगिनी इसके साथ रहेगी।
ठीक है। तो ये सिंगल हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शादीशुदा हैं, इनके साथ इनकी पत्नी का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के प्रकार समझ लेते हैं। ठीक है, हम स्वर के प्रकार समझ लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व आ, दीर्घा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, री। ये चार स्वर, ये जो चार स्वर आप देख रहे हैं, ठीक है, हम इन्हें कहते हैं मूल स्वर। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, ये मूल हैं। मूल का क्या मतलब है? जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित में गिनती पढ़ते हैं, तो गिनती में हम क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये जो 10 संख्याएं हैं, ये मूल संख्याएं हैं। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना हुआ तो आप इन्हीं नंबर का प्रयोग करके 10 अंक की मोबाइल नंबर लिखो, चाहे 50 अंक लिखना हो, 20 अंक लिखना हो, कितना भी बड़ा नंबर आपको क्यों ना लिखना हो, आप इन्हीं संख्याओं का यूज करते हैं। ऐसे ही हम, ये मूल स्वर है, इन्हीं चार संख्याओं का यूज करके, चार वर्णों का यूज करके आगे की जितने वर्ण हैं उनका निर्माण हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हमें 1024 लिखना हुआ, 1024, तो हमने किसका यूज किया? 1 का यूज किया, 2 का किया, 0 का किया और 4 का किया। हमें 1111 लिखना हुआ, ठीक है, 1111, तो हमने 1 का यूज किया, कितनी बार किया? 4 बार। तो ये क्या है? ये मूल है, इसी का बार बार उपयोग करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि इसी से सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। अब ये कैसे हुआ है, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, मूल स्वर। और ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, ठीक। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका हम उच्चारण भी करते हैं, छोटा आ बड़ा कहते हैं, या फिर ह्रस्व दीर्घा भी कह सकते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व कहते हैं, ठीक, ह्रस्व, इसे हम ह्रस्व कहते हैं और इसे दीर्घ कहते हैं। इसके अलावा एक और है जिसे हम संयुक्त कहते हैं। ए ओ औ, ठीक। ये जो चार वर्ण हैं, इन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम संयुक्त क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इन्हें दीर्घ क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ह्रस्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटा है। जब हम कहते हैं आ, और जब इसका उच्चारण करते हैं आ, देर तक करते हैं, तो इसमें जो समय लगता है ये कम लगता है, जो इसमें समय लगता है ये अधिक लगता है, तो इसलिए इसे हम दीर्घ कहते हैं। ठीक इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई कहते हैं तो जल्दी, और जब बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो हम देर तक करते हैं। ठीक है, तो लगने वाला जो समय है वो इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसे दीर्घ कहते हैं, और इसके उच्चारण में लगने वाला समय कम है, इसलिए इसे ह्रस्व कहते हैं। अब इन्हें हम संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक गिलास है, ठीक है, गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, और एक दूसरा गिलास है, इसमें भी आधा गिलास पानी भरा हुआ है। अगर इसके पानी को हम इसमें डाल दें तो गिलास पूरा भर जाएगा। तो जब गिलास आधा भरा हुआ था तो ये ह्रस्व हुआ था, ठीक है, ये गिलास आधा था, ये भी ह्रस्व हुआ था। जब दोनों ह्रस्व को मिला दिया गया तो गिलास पूरा भर गया, तो ये क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब दो जाति के अलग अलग
क्योंकि ये तो एक ही जाति के, ये भी आ है और ये भी आ है, मिला के इसे दीर्घ आ कर दिया गया। लेकिन ये संयुक्त है। जब दो जाति के लोगों को मिला दिया जाए, जैसे कि ये दूध के साथ पानी को मिला दिया जाए, ठीक है, या फिर तेल है, तेल के साथ दूध को मिला दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिला दिया जाए जो अलग अलग जाति की हों, जब उन्हें एक कर दें तो क्या कहलाता है? वो संयुक्त कहलाता है। ठीक है, तो वो संयुक्त कहलाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ए बना कैसे है। ठीक, ए की उत्पत्ति कैसे हुई है? दरअसल ए की उत्पत्ति आ प्लस ई, ठीक है, आ प्लस ई से ए की उत्पत्ति हुई है। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ए के बाद हम ए की बात करते हैं। ए की उत्पत्ति कैसे हुई है? ए की उत्पत्ति जब आ और ई मिलाकर ए बन गया तो फिर हम क्या करेंगे? आ प्लस ए, आ और ए का जब हम मिलाएंगे इन दोनों को तब ए बनेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ओ, ओ की बात करें, ओ की जो उत्पत्ति हुई है वो आ प्लस ऊ से हुई है। आ प्लस ऊ को जब हम मिलाते हैं तो ओ का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद औ की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जब ओ बन गया है तो फिर हम आ को प्लस ओ को मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा? फिर औ बनेगा। ठीक है, ये संयुक्त हो गया। संयुक्त, इसे संयुक्त कहा क्यों गया? क्योंकि ये आ दूसरी प्रजाति का है, दूसरी जाति का है, और ऊ दूसरी जाति का है। आ और ऊ को मिला के ओ का निर्माण किया गया। फिर जब ओ बन गया तो आ को लेके और ओ को लेके फिर हम औ बनाया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया, स्वर को वर्गीकृत कर दिया गया। इसे ह्रस्व कहते हैं, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और इसे हम संयुक्त स्वर का नाम देते हैं। ठीक है, संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक है, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं, इसे ह्रस्व कहते हैं और इसे दीर्घ कहते हैं। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्वर की मात्रा की। स्वर की मात्रा क्या होता है? स्वरों की मात्रा आपने देखा होगा। ठीक है, आ दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक, इसके बाद एक और, री, ए, ओ, औ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि स्वर कितने होते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया, इससे मैं पहले बताना चाहिए था। स्वर कितने होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, हो सकता है आपने 13 पढ़े हों, लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं तब हमें 13 लगाना है। जब हमें पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं तब हमें 13 लगाना है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कुल शब्द ना लिखा हो, केवल पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको स्वर 11 लगाने हैं। ठीक है, जिनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, जब हम कुल स्वर कहते हैं तो 13 होते हैं, जिनमें अंक आ, ठीक, ये दो हैं। जब कुल की बात की जाती है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, अन्यथा हम इन्हें छोड़ देते हैं। इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वाह, अयोग वाह। इन्हें अयोग वाह क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि इनका कोई योग नहीं होता, इनकी गिनती नहीं होती। जिनकी गिनती नहीं होती ये वर्ण के साथ रहते हैं, लेकिन इनकी गिनती नहीं होती। गिनती नहीं होती इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे
आपके घर में अगर आपकी गिनती ना हो तो आप क्या कहेंगे, ये लड़का योग्य नहीं है, इसकी गिनती नहीं होती घर में। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी गिनती नहीं होगी तो आप भी अयोग्य आदमी हो जाएंगे। तो ये अयोग हुआ है अंक और आ, ठीक है। इसके बारे में और बाद में बात करते हैं, पहले हम इसका मात्रा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आ की मात्रा की बात करें तो आपने देखा होगा इसका कोई मात्रा नहीं होता, ह्रस्व आ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन दीर्घ आ का मात्रा ये छोटी ई की मात्रा, ठीक है, आपने देखा होगा। ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ठीक है। री का मात्रा ऐसे, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक। ये हो गया मात्रा। अब ये मात्रा व्यंजन में कैसे लगते हैं, ठीक है। मात्रा व्यंजन में कैसे लगते हैं ये चीज़ हम क्लियर करते हैं। जैसे अगर हमें कोई शब्द लिखना हुआ, हमने लिखा का, ठीक, का में मैंने हलंत लगाया, ये शुद्ध व्यंजन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आ लगा था, का प्लस आ, अब हुआ का, ठीक। अगर हम इस आ को निकाल दें, ठीक, आ को निकाल दें, अगर का से हम आ को निकाल देंगे तो का इस तरीके से दिखेगा। और अगर हम इसमें छोटा आ ऐड करने की बजाय अगर हम इसमें बड़ा आ जोड़ देंगे, का में अगर हम बड़ा आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा का, ठीक। ये वर्ण विस्तार में बता रहा हूँ। जब का में हम बड़ा आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। इसी का में अगर हम छोटी ई जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका जो स्वरूप है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट जी, ठीक है, क्लियर है। तो जब का में ई जोड़ेंगे तो इसका जो स्वरूप है ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसी का में हम ऊ को अगर जोड़ दें, ठीक, तो ये कू बन जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये जो छोटा आ था जब हमने इसे जोड़ा का में, ठीक है, का में जब हमने छोटा आ को जोड़ा, ह्रस्व आ को जोड़ा, तो ये का बन गया, ठीक, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं थी और ये जाके इसी में चिपक गया, ठीक है, और इसका ये हलंत हट गया, ठीक है। ये जो छोटा आ था इसमें जाके चिपक गया और इसका निर्माण हो गया। जब हम बड़ा आ को जोड़ते हैं तो ये भी जाके इसमें चिपक गया और ये इसमें जाके चिपक गया और का निर्माण हो गया। लेकिन इसके साथ एक मात्रा था, इसके साथ ही एक मात्रा था और ये मात्रा इसमें लग गया, ठीक है, तो का निर्माण हुआ। अब जैसे का में हम छोटी ई जोड़ते हैं, का में जब छोटी ई जोड़ते हैं तो छोटी ई की मात्रा ये होती है, तो का में ई जुड़ के, ठीक है, वो पूर्ण रूप से का तो बन गया लेकिन इसके साथ ये मात्रा भी आ गया तो मात्रा भी लग गया, ठीक है। और हम बात करते हैं का के साथ जब ऊ जुड़ा, ठीक है, का के साथ जब ऊ जुड़ा तो कू बना, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक मात्रा भी आता है, ठीक है, का के साथ, क्योंकि ऊ की जो मात्रा होती है ऐसे होती है, जब ऊ की मात्रा का के साथ जुड़ के कू का निर्माण करती है। तो हमारे कहने का पूरा तात्पर्य ये है, स्वर कोई भी हो, ठीक है, स्वर कोई भी हो, जब किसी भी व्यंजन में वो जुड़ेगी, किसी भी व्यंजन में वो जुड़ेगी तो जुड़ते ही क्या होगा, एक हम दूसरा लेते हैं, जैसे हमने बताया, ठीक है, एक दूसरा हम लेते हैं ता, ठीक है, हलंत ता प्लस। अब इसके साथ हम कोई भी स्वर जोड़ दें, कोई भी स्वर, अगर हम आ जोड़ेंगे तो इसके साथ मात्रा नहीं है तो इसलिए जब हम इसे आ जोड़ेंगे तो ता बन जाएगा। लेकिन अगर हम
सपोज दैट अगर हम ए जोड़ते हैं, ठीक है, ए जोड़ते हैं, इसके साथ हम ए जोड़ते हैं, बनेगा यही, ठीक है, लेकिन इसका मात्रा जो ए है इसके साथ ये मात्रा भी आएगा, तो जहाँ जहाँ जाई हैं मात्रा लेके जाई हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ये सब जब आगे जाएंगे व्यंजन के साथ जुड़ने, तो अपने साथ मात्रा को लेके जाएंगे और मात्रा भी जाके जुड़ेगा, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए जब ये जुड़ता है किसी व्यंजन में, आ जुड़ता है, का के साथ आ जुड़ा, तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है। स्वर समझ में आ गया, स्वर कितने होते हैं 11, कुल स्वर कितने होते हैं 13। स्वर की मात्राओं की अगर हम बात करें तो कुल कितने मात्रा होते हैं, स्वर होते हैं 11 लेकिन मात्रा होते हैं 10। मात्रा कितने होते हैं, मात्रा 10 होते हैं, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। स्वर के बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन, ठीक। अब व्यंजन, व्यंजन में हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन में हमें ये देखना है, पहले तो हम व्यंजन लिख लेते हैं, का, खा, गा, घा, ज्ञा, चा, छा, जा, झा, या, ठीक। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, ठीक। पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। ये व्यंजन माँ तक ये हो गए, का से लेके माँ तक ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद माँ, माँ के आगे या, रा, ला, वा, ठीक। शा, सा, शा, हा, इसके बाद छत, त्रिंग, ज्ञा और श्रा। व्यंजन होते कितने हैं, तो व्यंजन होते हैं 33, ठीक। व्यंजन कितने होते हैं 33। 33 कौन कौन से होते हैं, का से लेके माँ तक, एक में कितने हैं 5, ठीक। 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 हो गए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। तो व्यंजन इतने ही होते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, का से लेके माँ तक। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श, ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और या, रा, ला, वा, ये जो आप 4 व्यंजन देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और शा, शा, सा और हा, इन्हें हम कहते हैं उष्म, ठीक, इन्हें हम कहते हैं उष्म व्यंजन। तो ये क्या है, इनकी गणना व्यंजन में नहीं की जाती, ये हैं संयुक्त व्यंजन। टोटल व्यंजन 33 ही होते हैं, तो यहाँ तक 33 कवर हो गए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन में जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है संधि की दृष्टि से, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो तो पहले
सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसे पढ़ने का जो तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए। हमें का, खा, गा, घा, अंग्या ऐसे नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना कैसे है, हमें इसे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है सारे व्यंजन को, क्योंकि संधि में पहला जो अक्षर है ये जाके तीसरे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको काम लगेंगी, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, ठीक। तो हमें ऊपर से नीचे पढ़ना है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, कचट तपा, कचट तपा। आप इसे बोलेंगे कई बार, का, चा, टा, ता, पा, कचट तपा, कचट तपा, ठीक है। ख, छ, ठ, थ, फ, खचट तपा, कचट तपा, खचट तपा, गजड़ दबा, ठीक। ग, ज, ड, द, ब, गजड़ दबा, खचट तपा, कचट तपा, ठीक है। तो हम अगर इसका उच्चारण इस दृष्टि से करते हैं तो संधि की दृष्टि से ये सारी चीज़ें संधि में बहुत अच्छे तरीके से हम इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। कभी रॉन्ग नंबर आ जाए, फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन है और फ़ोन आ जाए और सामने से आवाज़ आए हेलो, तो आपको हेलो नहीं बोलना है। तो फिर आपको क्या बोलना है, आपको कहना है कचट तपा, ठीक है। सामने वाला कहेगा ही ससुरा फ़ोन कहाँ लग गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, आपको इस तरीके से याद करना है चीज़ों को, ठीक है। अगर ये चीज़ें ऐसे आप पढ़ लेंगे तो संधि में बहुत ही सहायक होंगी। इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसे अंतस्थ क्यों कहते हैं, ठीक है। इनमें कई सारी चीज़ें हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ये कंठ होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो उच्चारण स्थान बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये है अंतस्थ व्यंजन और ये उष्म। इन्हें उष्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं शा, शा, सा, हा, तो गर्म हवा निकलती है, ठीक है। तो अंदर से गर्म हवा निकलती है, गर्म सांस निकलती है। जो ये सांस निकलती है गर्म, तो गर्म गर्म, गर्म को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं, उष्मा, ठीक है। तो इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो आवाज़ है अंदर से निकलती है, अंतः अस्थ, अंदर में स्थित है, ऐसा इसका जो साउंड है वो अंदर से आती है। या जब हम का उच्चारण करते हैं तो कंठ से निकलता है, ठीक है। जब हम चा का करते हैं, चा, छा, जा, छा, चा, छा, तो ये तालु से, हमारी जीभ तालु को टच करती है, ठीक है। तो सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। वैसे ही इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका भी उच्चारण स्थान, इसका तरीका अलग है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों से बना है। संयुक्त का मतलब है कि दो व्यंजन का आपस में मिलना और फिर तीसरे व्यंजन का निर्माण करना, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन हम आपको बता देते हैं कि ये बना है किससे। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रिज्ञा और स्रा। स्रा श्रवण वाला स्रा, ठीक है। जब हम श्रवण लिखते हैं तो वो इसके बाद व्यंजन लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये जब हम छत्री लिखते हैं, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक। ये कैसे बना है, ये कैसे बना, ये क्योंकि इनका नाम ही संयुक्त व्यंजन है। इसका मतलब कोई दो व्यंजन आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो ये बना कैसे है, ये का से बना है। का में हलंत लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, का आधा है, ठीक है। आधा का प्लस शा, ठीक है। इसे हम मूर्धन्य शा कहते हैं। तो बचपन में हम क्या पढ़ते थे, शा सलजम वाला, खटकोड़ वाला, ठीक है, सरौता वाला, कुछ ऐसा पढ़ते थे। और इसको हम खा कहते थे, ठीक है। सा, खा, सा, हा, छत्रिंग्या। तो दरअसल ये खा नहीं है और सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, ठीक है। एक का तालु है, दूसरे का इसका मूर्धा है, और जिसे हम सरौता वाला सा कहते हैं उसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। तो का और शा
को जब हम आपस में मिलाते हैं तो निर्माण होता है इसका, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होगा? जब हम ता हलंत ता प्लस रा, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। लेकिन इस व्यंजन में आ भी जुड़ा हुआ है, रा को हलंत करके हम इसका आ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब ता हलंत और रा को आपस में मिलाएंगे तो इस व्यंजन की उत्पत्ति होगी, ठीक है। त्रा छत त्रिंग ज्ञा, ठीक है। तो ये ज्ञा, ज्ञा कैसे बना है? जा प्लस या, ठीक है। तो क्या हो गया? जा या ज्ञा, ठीक। तो ये क्या हो गया? ज्ञा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये है, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। तो श्रवण जब हम लिखते हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये कैसे बना है? ये बना है शा, इसे हम तालव्य सा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। जब हम चा छा जा बोलते हैं तो ये तालु से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो सा है उसी से बोला जाएगा। जैसे हम ता चा छा जा बोलते हैं, ठीक उसी ध्वनि में इस सा का भी उच्चारण किया जाएगा। तो ये सा में हलंत लगाएंगे प्लस रा, शा और रा, तो क्या हो जाएगा? श्रा, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं वर्ण विस्तार। वर्ण विस्तार आज का सबसे मेन टॉपिक वर्ण विस्तार ही है, ठीक। वर्ण विस्तार, वर्ण विस्तार की बात हम करते हैं तो ये वर्ण विस्तार है क्या? जैसे हमने लिखा कमल, ठीक। अगर हमें कमल का वर्ण विस्तार करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? वर्ण विस्तार का मतलब ही है, वर्ण का मतलब अक्षर और विस्तार का मतलब उसे विस्तारित कर देना, उसे खींच देना, उसे बड़ा कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो कमल ऑलरेडी तो है 3 ही अक्षर में, इसको और खींचेंगे और बड़ा कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें जो स्वर लगा हुआ है, तो हमने बताया था ये सब क्या है? ये व्यंजन है। और व्यंजन अकेले नहीं लिखे जाते, ये स्वर के साथ लिखे जाते हैं, इनकी अर्धांगिनी भी इनके साथ रहती है, ठीक है। तो जब इसका हम विस्तार करेंगे, मतलब पति पत्नी को खींच खाच के अलग कर दीजिए, ठीक है, इनका डिवोर्स करवाना है कुल मिला के। तो ये जो का है इसमें हलंत लगाएंगे और हम आ निकाल देंगे, ठीक है, प्लस माँ, हम माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और माँ में जो आ छुपा हुआ है इसके अर्धांगिनी को हम निकाल देंगे, ठीक। इसके बाद ला, फिर ला लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और इसके आ को निकाल देंगे। ये वर्ण विस्तार हो गया, ठीक है। ये संधि में आपको बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हम इसे कैसे अलग कर रहे हैं? जितने भी व्यंजन हैं सब में आ छुपा हुआ होता है, ठीक है। अगर कोई व्यंजन है की लिखा हुआ है तो इसमें क्या आ छुपा हुआ है? नहीं, इसमें आ नहीं छुपा हुआ है। ये का है, का में बड़ी ई छुपा हुआ है, ठीक है। तो बनेगा ये की। अब जैसे हम एक शब्द और लिखते हैं, हम लिखते हैं महेंद्र, महेंद्र, ठीक, महेंद्र। अब इस महेंद्र का हम वर्ण विस्तार करते हैं, ठीक। तो ये माँ है, माँ को हमने लिखा, हलंत लगाया और इनमें से आ को हमने बाहर कर दिया। फिर दूसरा वर्ड क्या है? हा, और हा पे ए का मात्रा लिखा, मतलब हे। तो हे में हम क्या हा लिखेंगे और ये जो मात्रा है इसे हम बाहर निकालेंगे। केवल मात्रा ही नहीं निकलेगा, पूरा स्वर निकलेगा। स्वर क्या है? ए हो गया, ए। स्वर क्या है? ए, ठीक है। तो माँ हो गया, हे हो गया, महेंद्र। इसके बाद क्या करना है? ना, हमने ना लिखा, हलंत लगाया। अब ना से आ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ना ऑलरेडी आधा लिखा हुआ है, ठीक है। ना पूरा नहीं है। अगर ये पूरा होता, ये अपने पत्नी के साथ नहीं है, तो इसे कैसे अलग करोगे?
ना, ससुरे की शादी नहीं हुई है, नहीं शादी हुई होगी, लगता है मायके चली गई है पत्नी, ठीक है। तो हो सकता है कि इसकी पत्नी मायके गई हो, तो ये आधा ना है, ठीक है, ऑलरेडी आधा है तो इसे इसमें से आ नहीं निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ें समझाना था। तो महेंद्र, इसके बाद दा है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रा आधा है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, इसमें रा आधा नहीं है, इसमें दा आधा है। जब हम बात करते हैं महेंद्र, महेंद्र, महेंदर, ठीक है, तो हम दा का उच्चारण पहले करते हैं, रा का बाद में करते हैं, ठीक है। तो हम रा का उच्चारण पहले करते हैं, इसलिए लिखा भी दा पहले जाएगा। दा आधा है, रा पूरा है, ठीक है। ये कैसे है ये भी हम बता देंगे आपको। रा पूरा है तो रा को हलंत करेंगे और रा से हम आ को बाहर करेंगे, ठीक है। ये महेंद्र का वर्ण विस्तार हो गया। मुझे लगता है और कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम ये बताते हैं कि ये दा यहाँ पे आधा कैसे था। रा, आपको लग रहा हो कि रा आधा है, जब हम रा को आधा करेंगे, जैसे हम लिखेंगे कर्म, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे कर्म, हमने कर्म लिखा, अगर रा ऊपर लगा है, ठीक है, इसका मतलब रा आधा है, करम, कर्म, ठीक है। हमने का उच्चारण किया, फिर रा का किया, फिर माँ का किया, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं प्रश्न, प्रश्न, ठीक, प्रश्न, तो पा का उच्चारण पहले है, रा का बाद में है, ठीक। अगर अगर रा ऊपर है, ठीक, तो इसका मतलब रा आधा है। लेकिन अगर रा नीचे है तो इसका मतलब जिस शब्द में लगा है वो शब्द ही आधा है, ठीक है। तो अगर प्रश्न में लगा है रा, प्रश्न में ये रा लगा आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पा ही, अगर हम दरिद्र लिखते हैं, दरिद्र, ठीक, तो ये दा में जो रा लगा हुआ है, ये दा आधा है और रा पूरा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर रा नीचे की तरफ है तो इसका मतलब रा पूरा है, वो जिस वर्ण में लगा है, जिस अक्षर में लगा है, वो अक्षर ही आधा है, ठीक है। और अगर रा ऊपर की तरफ है, ठीक है, जैसे हमने कर्म बताया, धर्म, ठीक, तो ये सब जो वर्ण हैं, अगर रा ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इसका मतलब कि रा आधा है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वर्ण विस्तार आप करके देख लीजिएगा, 4-5 वर्ण कम से कम अपने नाम का आप। अच्छा, एक हम और बताते हैं, जैसे अवशेष, ठीक, अवशेष, अवशेष का करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, स्वर है, तो स्वर को खींच तान के हम क्या बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये तो सिंगल है। हमने बताया था जितने स्वर होते हैं वो सिंगल होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन जो ये व्यंजन होते हैं उनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो उनके साथ स्वर जुड़ गया है, तो ये ऑलरेडी स्वर सिंगल है, तो इनको हम तोड़ के दो भागों में नहीं कर सकते। लेकिन जितने व्यंजन हैं उनको हम दो भागों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर वा लिखा, हलंत लगा, आ निकला, अब शेष में शा, हलंत, ए, फिर शा, अवशेष, हलंत लगा, आ निकला, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं आकाश, ठीक, आकाश, तो आकाश में आपको बड़ा आ दिख रहा होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा आ दिख रहा है तो हम एक छोटा आ प्लस छोटा आ कर दें, ऐसा नहीं होगा। बड़ा आ भले है, ये दीर्घ आ है, लेकिन ये है क्या, दरअसल ये स्वर है, और जितने भी स्वर हैं वो सब सिंगल ही होते हैं, ठीक है। तो बड़ा आ प्लस का में हलंत लगेगा, का से छोटा आ बाहर निकल के आएगा, आकाश, फिर शा, हलंत, फिर इसका छोटा आ निकल के बाहर आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, वर्ड विस्तार, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। वर्ण माला में बस हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी, बाकी की चीज़ें तो इसमें बहुत हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें पेट की परीक्षा देना है, हमें कोई एसआई की परीक्षा नहीं देनी, बीडीओ की परीक्षा नहीं देनी है, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा नहीं देनी है, हमें पेट का एग्ज़ाम देना है और पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है बहुत ही लो लेवल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे
संधि, ठीक है। तो संधि 3 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी और सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 20 दिन में। टोटल 20 सितंबर तक, आप इस डेट को नोट कर लीजिए। 20 सितंबर, 20 सितंबर को हिंदी की सारी क्लासेस, हिंदी, ठीक है, 20 सितंबर तक हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और 15 नंबर का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हिंदी प्रतिदिन आपको 8 बजे, ठीक है, प्रतिदिन 8 बजे। और इसके बाद हम जीएस की बात करें, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, सामान्य जागरूकता की, तो सामान्य जागरूकता टोटल 10 नंबर का है, ठीक है। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपको 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हिंदी हो गई 8 बजे। और दूसरा सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है 20 सितंबर तक वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा 20 सितंबर तक और इसकी क्लासेस आपको मिलेंगी 9 बजे, ठीक है। 20 सितंबर तक हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, 20 सितंबर तक हिंदी ख़त्म हो जाएगी और 20 सितंबर तक ही आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटी, ठीक है। और ये क्लास आपको मिलेगी 10 बजे, ठीक है। तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे डेली 4 क्लासेस होने वाली हैं और 20 तारीख को ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो 20 तारीख को ये 3 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, ठीक। इसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ठीक। ये 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है और ये 10 नंबर का है। इसके बाद हम 20 नंबर की क्लास शुरू करेंगे। अभी कितने नंबर की है? ये 15 नंबर की है, ठीक है। ये 15 नंबर की है हिंदी, 15 नंबर की हिस्ट्री, 10 नंबर की और पॉलिटी 5 नंबर की। तो टोटल कितना हो गया? 15, 5, 20, 10, 30। टोटल 30 नंबर की क्लास अभी चल रही है, ठीक है। और 20 नंबर की बाद में चलेगी। 30, 20, 50 हो गया। ए 20 सितंबर, ए 21 सितंबर से स्टार्ट होगी। 21 सितंबर, 21 सितंबर से ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर स्टार्ट होगा। और ये जो चल रहा है हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 1 तारीख से यानी आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये 30 नंबर की अभी चल रही है। बाकी मॉर्निंग में जनरल अवेयरनेस, इसका टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हैं, पूरा शुरू से लेके काफ़ी गहराई तक चीज़ों को बताया जाएगा। तो ये साथ में चलती रहेगी मॉर्निंग में 7 बजे 20 सितंबर, मतलब ऐसा नहीं ये ख़त्म, ये लास्ट तक चलेगा, ये 10 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। OCT अक्टूबर, ठीक है। ये 1 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, यानी 40 दिन लगातार इसकी क्लास होगी। बाकी 20 दिन 20 दिन 20 दिन 20 दिन 20 दिन 20 दिन, ठीक है। इनका सिलेबस 20 दिन का है, इसका 40 दिन का है। टोटल 60 नंबर, 30 नंबर ये, 20 ये, 30, 20, 50, 10, 60, 60 नंबर की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बाकी मैथ आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा, आरजे सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। और जर्नल, इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर की रीजनिंग है और 25 नंबर का मैथ है। टोटल 30 नंबर की क्लास आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये 30 नंबर बहुत बड़ा होता है, 30 नंबर, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। अगर ये क्लास आप कर रहे हैं रीजनिंग की और मैथ की, तो ये 30 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आपके नंबर को पूरा बूस्ट कर देंगे, आप बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप सबसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वो 30 नंबर वही आपको पास कराएंगे, ठीक है। जो 30 नंबर है, अगर आप 30 नंबर पाते हैं तो आप परीक्षा में सबसे आगे खड़े होंगे और पास होना फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं,
ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सारी क्लासेस रेगुलर हैं। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।